चलिए तो आज हम लोग जो है रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के बारे में समझेंगे। तो पहले जो हम लोग जो है प्लेन सरफेस से देखते थे रिफ्रैक्शन की, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड में चेंज होता था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते थे स्नेल्स लॉ का यूज कर कर। फिर हम लोगों ने जो है एक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन को देखा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। और फिर हमने थिन लेंस से जो है रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेंस मेकर फार्मूले को निकाले, जो कि लेंस बनाने में वो फार्मूला कारगर होता है। आज हम लोग जो है प्रिज्म से रिफ्रैक्शन को देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से जो है हम लोग जो है रिफ्रैक्शन फिनोमिना को देखेंगे। तो चलिए इसको एक्सपेरिमेंटल भी देखा जा सकता है, जो एक्सपेरिमेंट के दौरान भी यही डायग्राम प्राप्त होगा। तो प्रिज्म में यदि बात करें तो कितने सरफेस होते हैं? 5 सरफेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर 3 रेक्टेंगुलर से बना हुआ एक जो मटेरियल्स होगा ग्लास का, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। तो जो ट्रायंगुलर शेप में है उसी को बेस मानते हुए हम लोग प्रिज्म को रखेंगे और फिर उस पर जो है इंसिडेंट रे को फॉल कर देखेंगे कि क्या उसका इमेज होगा। उस जब प्रिज्म से होकर लाइट गुजरेगी तो कितना एंगल डेविएट होगी। इन सब जो है हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझें। तो चलिए मान लेते हैं कि सबसे पहले कि नॉर्मल, इस सरफेस के नॉर्मल क्या होगा। तो नॉर्मल जो है, चूंकि ये प्लेन सरफेस है तो नॉर्मल जो है 90 डिग्री ऐसे बनाते हुए होगा। लेकिन जब ये सरफेस इंक्लाइंड हो जाएगा इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि अब नॉर्मल भी जो है झुकेगा। ऐसे नहीं तो 90 नहीं कहलाएगा, नॉर्मल भी इतना होना चाहिए, इस तरह से झुक जाएगा। तो इससे नॉर्मल, इस सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा प्रिज्म का जो ट्रायंगुलर शेप है उसका बेस ABC है। ए सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये हमारा नॉर्मल है। इसी प्रकार से इस सरफेस से भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि 90 डिग्री AC सरफेस से बनाता हो, और इसको हम लोग पीछे बढ़ा लेते हैं। एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अब इंसिडेंट रे को हम लोग AB सरफेस पे फॉल कराते हैं। ये हमारा जो है इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल I है। जब भी रे ऑप्टिक्स में हम लोग एंगल चूज करते हैं तो नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल I कहेंगे। चूंकि ये रेज जो है इसी ट्रैक से जाता तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है प्रिज्म से होकर निकल जाता, यही इसका ट्रैक होता है एक्चुअल में जो है जाने का जो है। लेकिन अब लाइट चूंकि रेयरर से डेंसर में जा रहा है, इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको मान लेते हैं मटेरियल से एयर है, इसलिए इधर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μA कहते हैं। और प्रिज्म में मान लेते हैं ग्लास है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μg कहते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एयर के कंपैरिजन ग्लास जो है डेंसर है, तो हम लोग जानते हैं कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, यानी इसका एक्चुअल पाथ ए है जाने का, लेकिन नॉर्मल ए है प्रिज्म के अंदर, तो इसके तरफ ये झुक जाएगी लाइट। यानी अब कुछ इस प्रकार से लाइट जो है प्रिज्म के अंदर ट्रेवल की, और नॉर्मल और इस रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम क्या कह रहे हैं? एंगल R1 बोल देते हैं इसको। इसी प्रकार से चूंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है तो नॉर्मल और इस एंगल को भी हम रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे, इसको बोल देते हैं एंगल R2 बोल देते हैं। फिर लाइट जब AC सरफेस से बाहर निकलेगी तो डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो बाहर में जो है नॉर्मल हमारा ए है, जाना चाहिए था इस लाइट को इस तरफ से, इससे निकल जाना चाहिए था इस तरीके से। लेकिन लाइट जो है चूंकि डेंसर से रेयर में
इंटर करेगी तो इसका मतलब है कि नॉर्मल से अवे दूर हो जाएगी, यानी इस रास्ते से वो दूर होकर कुछ इस प्रकार से डेविएट हो जाएगी। चूंकि ये रेज बाहर निकल रही है इसलिए इस रेज का नाम है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। एंड नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ई, इमर्जेंट एंगल। अगर हम लोग कल्पना करें कि इस रेज को पीछे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर जो है इंसिडेंट रे को जो हम लोग जो है काल्पनिक रूप से कंसीडर किए थे कि बिना डेविएट हुए अगर प्रिज्म से निकलता तो इस रास्ते से, तो जहाँ पे वो कट करती है इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। यही वो एंगल है जिससे पता चल रहा है कि लाइट जो है प्रिज्म से होकर जाने के बाद कितने एंगल पे जो है डेविएट हुआ है। और यह जो प्रिज्म है ये हमें कंसेप्ट बताता है। इससे हम लोग देखेंगे कि जब वाइट लाइट जब पास होता है तो अलग अलग कलर में जो है यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो इससे पता डेविएशन एंगल जो है अलग अलग कलरों का अलग अलग होगा। यदि रेड लाइट है तो डेविएशन कम है, वायलेट लाइट है तो डेविएशन ज़्यादा है। तो इससे निश्चित रूप से पता चल रहा है कि जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वह वेवलेंथ पे निर्भर करता है, जबकि रिफ्लेक्शन की फिनोमिना जो है वेवलेंथ पे निर्भर नहीं करता है। इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखा जा सकता है। प्रिज्म के बाहर यहाँ पे हम 2 पिन लगा देते हैं। जब इधर से देखेंगे तो ये जो पिन जो है जो इमेज वाला जो बनेगा वो सब एक लाइन, सीधी लाइन में दिखेगा, जबकि यहाँ पे जब देखेंगे तो पिन इस साइड होगा। इसका मतलब है कि ट्रैक जो है चेंज हुआ है। चलिए अब हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना चाहते हैं प्रिज्म से। तो जब भी रिफ्रैक्शन की बात होता है तो स्नेल्स लॉ की बात होगी, और स्नेल्स लॉ का उपयोग कर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालते हैं। और स्नेल्स लॉ कहता है कि जो इंसिडेंस एंगल का साइन वैल्यूज है और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन वैल्यूज है उसका रेशियो जो है वह रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल यदि कैलकुलेट कर पाएंगे तो हम लोग प्रिज्म का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट को हम P कहते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ पे जो है Q, R एंड S। अब हम लोग बात करें इन क्वाड्रिलेटरल, हमें उद्देश्य है एंगल I और एंगल R को कैलकुलेट करना। तो इन क्वाड्रिलेटरल APQR, इस क्वाड्रिलेटरल को यदि हम लोग कंसीडर करते हैं तो चूंकि क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A प्लस एंगल APQ प्लस एंगल Q प्लस एंगल ARQ, इस एंगल, यह एंगल, इस एंगल और इस एंगल की बात करें तो सबका सम जो है किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। चूंकि एंगल APQ की बात किया जाए तो यह नॉर्मल रेज है, तो 90 डिग्री एंगल सरफेस के साथ बनाएगा, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। यानी यहाँ से हमें पता चला एंगल A प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। 90 और 90 मिलकर 180 डिग्री हुआ, तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। चलिए अब देखते हैं कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे यहाँ पे एंगल I के इक्वल है, और इसमें हमने कंसीडर किया है कि इंसिडेंट रे जो है बिना अपने ट्रैक को छोड़े हुए सीधा इस तरह से निकल जाएगी। तो इसका मतलब यह भी इंसिडेंट रे हुआ, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है? 90 एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल बनाएगा।
तो यानी यहाँ से यहाँ तक की एंगल किसके इक्वल हो जाएगी, एंगल आई के इक्वल होगा। और चूंकि यहाँ से यहाँ तक का एंगल R1 है तो यह एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, I माइनस R1 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यह हमारा इमर्जेंट रे है और इसी को पीछे की तरफ बढ़ाए हैं तो यह भी हमारा क्या कहलाएगा, इमर्जेंट रे कहलाएगा। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे नॉर्मल है और ये हमारा इमर्जेंट रे है, इसके बीच के एंगल, ये भी पूरा एंगल क्या कहलाएगा, इमर्जेंट एंगल ई कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की एंगल R2 है, इसलिए निश्चित रूप से जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, E माइनस R2 के इक्वल होगा, E माइनस R2 के इक्वल होगा। तो चलिए अब हम लोग कंसीडर करते हैं इन ट्रेंगल PQR को यदि देखा जाए PQR के, तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रेंगल के त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितने के इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। और यहाँ से अब हम लोग जो है 180 की वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 से, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 किसके इक्वल है, A प्लस एंगल Q के इक्वल है। तो यानी एंगल A प्लस एंगल Q, और यहाँ से देखिए Q कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हमें मिला कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है, ए एंगल किसका है, प्रिज्म का एंगल है, वह किसके इक्वल है, एंगल R1 प्लस एंगल R2 के इक्वल है। इसको हम कहते हैं इक्वेशन मान लेते हैं 2 के। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ट्रेंगल को देखते हैं, PRS ट्रेंगल की बात करते हैं। तो इन ट्रेंगल PRS में जो डेल्टा एंगल है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, वह एक्सटीरियर एंगल है। तो अपोजिट साइड पे जो एंगल होंगे उसके सम के इक्वल होगा, यानी डेल्टा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से अब देखिए हम लोग चाहें तो इसको अरेंज कर ले, एंगल I प्लस एंगल E इमर्जेंट एंगल माइनस कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, तो एंगल R1 प्लस एंगल R2। और यहाँ से देखिए इक्वेशन 2 से हमें पता है कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 किसके इक्वल है, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल है। तो हमें जो डेल्टा, जो डेविएशन एंगल प्राप्त हुआ कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, तो वह इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल में से प्रिज्म एंगल को घटा देंगे तो किसके इक्वल मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल मिलेगा। यदि कहीं पे हमें इंसिडेंट एंगल दिया गया हो, इमर्जेंट एंगल दिया गया हो और प्रिज्म के एंगल को उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। चलिए इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन 3 बोल रहे हैं, ये डेविएशन एंगल निकाला जा सकता है। तो यह निर्भर करेगा कि हमारा जो लाइट जो है, देखिए डेविएशन एंगल जो है निर्भर कर रहा है, चूंकि प्रिज्म एंगल जो है कांस्टेंट है, ये हम बदलेंगे नहीं। अगर 60 डिग्री का है तो प्रिज्म एंगल 60 डिग्री का है, तो चेंज क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा। तो अगर हम कहते हैं कि वाइट लाइट में 7 कलर को यहाँ से पास करा रहे हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ब्लू लाइट, जो भी लाइट्स हैं, तो चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट तो सबका समान है, लेकिन जब इमर्जेंट जब बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी लाइनें जो हैं सेपरेट हैं। रेड का डेविएशन कम है, वायलेट का डेविएशन ज़्यादा है। तो देखिए कि इमर्जेंट एंगल, चूंकि देखेंगे कि सबका इमर्जेंट, जिसका इमर्जेंट एंगल का मान ग्रेटर होगा उसका डेविएशन एंगल ज़्यादा होगा। तो देखिए चूंकि आई को हमने बदला नहीं तो आई भी कांस्टेंट के रूप में हो गया, बदल नहीं रहा है। एंगल ए हमारा कांस्टेंट है, तो ई जो है जिससे जैसे ई ग्रेटर होता जाएगा वैसे वैसे डेल्टा का मान
ग्रेटर होता जाएगा। तो जो लाइट जो है ज़्यादा डेविएट होगा नॉर्मल से, जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही जो है एंगल ऑफ डेविएशन का जो है मान ग्रेटर होगा। तो अगर हम देखें तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है, वायलेट लाइट का वेवलेंथ कम है। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उस लाइट का डेविएशन ज़्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उस लाइट का डेविएशन कम होगा। इसके रिवर्स हम लोग फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग कंसीडर करते हैं केस को फॉर मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं। तो फॉर मिनिमम डेविएशन मिनिमम कहने का सबसे कम, ये जो लाइट है सबसे कम डेविएट कब होगा, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, कंडीशन है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इमरजेंट एंगल के इक्वल हो जाए, तभी उसी केस में जो है हमें मिनिमम डेविएशन प्राप्त होगा। और यह कब संभव है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंट के इक्वल कब होगा? जब रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा, एंगल R1 किसके इक्वल हो जाए, एंगल R2 के इक्वल होगा, तभी जो है इंसिडेंट एंगल जो है इमरजेंट एंगल के इक्वल होगा। और चूंकि चलिए मान लेते हैं R1 और R2 को हमने इक्वल बोला है, इसे हम मान लेते हैं, लेट कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू, इसे हम बोल देते हैं R से, R हम कह रहे हैं, तो यानी R1 और R2 के जगह पे R लिख देंगे। और हम लोग अभी जब PQR ट्रेंगल को कंसीडर किया था, इन ट्रेंगल PQR में, तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल है। चूंकि R1 और R2 किसके इक्वल है, मान लेते हैं R के इक्वल है, तो R प्लस R यानी 2R इज इक्वल टू एंगल A के इक्वल होगा, यानी R इज इक्वल टू होगा एंगल R इज इक्वल टू एंगल A डिवाइडेड बाई 2। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस कंडीशन को यदि हम चूज करते हैं, तो यहाँ से मुझे प्राप्त होता है कि एंगल R किसके इक्वल हो जाएगा, A बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य है स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना, तो इसलिए एंगल R और एंगल I को कैलकुलेट करना था। तो एंगल R कैलकुलेट कर पा रहे हैं किसके इक्वल है, एंगल A डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। चलिए इस कंडीशन को हमने इस डेल्टा मिनिमम के लिए अब निकालते हैं, तो यह एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम डेविएशन कहलाएगा, डेल्टा मिनिमम। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल I किसके इक्वल है, इमरजेंट एंगल के इक्वल है। तो जहाँ इमरजेंट एंगल है वहाँ पे एंगल I लिख दें, तो एंगल I प्लस एंगल I मिलकर जो है आपको 2 एंगल I माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। और यहाँ से इसको इधर ला दें, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू मिल गया क्या, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ऑफ A डिवाइडेड बाई 2। तो इस प्रकार से हम लोग एंगल I और एंगल R को बेहद आसान तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। और अब हम जो है स्नेल्स लॉ को देखते हैं और एंगल I और R को पुट करते हैं वैल्यूज को, फिर जो है प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमें मिलेगा। तो स्नेल्स लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल टू μ21 डिवाइडेड बाई μ1। यानी जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी इस अगर प्रिज्म की बात किया जाए तो प्रिज्म में रिफ्रैक्टेड रे किस में है, प्रिज्म के अंदर है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रे किस में है, एयर में है, तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, μA कहते हैं। तो ये साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, म्यू ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू एयर। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, यानी यहाँ से हमें पता चला कि जो साइन I डिवाइडेड बाय साइन R जो है
किसके इक्वल है, म्यू ए की वैल्यू 1 रखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के इक्वल है। और चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो प्रिज्म का है। तो चलिए एंगल आई और एंगल आर को जो है यहाँ पे पुट करते हैं तो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, दिस इज इक्वल टू साइन आई का मान कितना है, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। आर कितना है, एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई 2, यानी साइन एंगल ए डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हम लोग जो है आसानी से जो है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कैलकुलेट कर पाएंगे यदि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें प्राप्त हो और प्रिज्म एंगल जो है पता हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है प्रिज्म का निकाला जा सकता है। प्रिज्म में यदि कहा जाए कि जो वाइट लाइट है प्रिज्म से होने के बाद डिफरेंट कलर में जो है टूट जाता है, अलग अलग वेवलेंथ में दिखने लगता है, तो लाइट का अलग अलग वेवलेंथ में टूटना क्या कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। और जो पैटर्न मिलता है उस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यदि हम कहते हैं कि इस प्रिज्म के जो ट्रेंगुलर शेप में इस प्रकार से समानांतर इस प्रकार से दूसरे प्रिज्म को रखें कि सारे साइड जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, जैसे इस साइड की बात करें तो इसके पैरेलल हो गया, इस साइड की बात कर रहे हैं तो इसके पैरेलल हो गया, इस साइड की बात करें तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। तो अब जो लाइट यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ्स में टूटा है तो जब इस प्रिज्म से होकर मिलेगा तो कैसा मिलेगा, वाइट लाइट के रूप में मिलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि एक वाइट लाइट को स्पेक्ट्रम के रूप में देखना प्रिज्म से तो हमें सिंगल प्रिज्म की आवश्यकता होगी। यदि हम चाहते हैं कि पुनः से उसको वाइट लाइट के रूप में देखें तो हर एक साइड के समानांतर क्या हमें जो है प्रिज्म को रख देंगे तो हमें जो है उसका जो है इमेज प्राप्त होगा। अगर हम कहते हैं कि किसी प्रिज्म के सामने एक मान लेते हैं ये हमारा प्रिज्म है और इसके सामने यदि हम कहते हैं कि किसी सोर्स के सिलेंड्रिकल सोर्स के रूप में कोई लाइट को हम लेकर रखते हैं तो किस प्रकार का जो है हमें इमेज उस सिलेंड्रिकल लाइट जो है जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो किस प्रकार से दिखेगा। तो देखिए चूंकि लाइट जो है हम जानते हैं कि मीडियम चेंज होने से उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, तो यहाँ की लाइट जो है यहाँ से जो इंटर करेगा उसको ज़्यादा समय तक डेंसर मीडियम में ट्रेवल करने को मिलेगा और यहाँ से जो लाइट इंटर करेगा वो बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो है इस प्रिज्म से डेंसर मीडियम से फिर वो रेयरर में आ जाएगा और उस समय उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब तक ये बाहर निकलेगा तब तक वो काफ़ी दूर जा चुका होगा। तो अब यह जो स्ट्रेट जो है हमारा जो है सिलेंड्रिकल सोर्स था वह कुछ टेढ़ा इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग लेंस के लिए भी देख सकते हैं कि यदि हमारा कोई लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, इसके सामने यदि हमने एक सिलेंड्रिकल लाइट को लेकर आते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है ट्रेवल करने में डेंसर मीडियम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ पे कम, इसलिए यहाँ की जो लाइट दूर हो जाएगी और यहाँ कुछ इस प्रकार से यानी एक स्ट्रेट जो है लाइट कैसा कर्व के रूप में इस प्रकार से दिखाई देगा। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो कि रिफ्रैक्शन के फिनोमिना से हमें देखने को मिलता है। तो आई होप कि जो आप जो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म जो है समझ पाए हैं। अगर इसमें कोई किसी प्रकार की आपको जो है समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।